गुड इवनिंग। मैं मनोज कुमार राणा आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फाइंडर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर नंबर 1। आपका चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या है पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? यदि हम अपने चारों ओर देखें तो बहुत सारी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं, और जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं अपने आसपास, जो भी दिखाई पड़ती है जिसे हम छू सकते हैं, ठोस रूप में, द्रव रूप में होता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे आसपास के प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, मतलब अगर कोई पदार्थ होगा तो अवश्य वह स्थान घेरेगी। जैसे मान लीजिए किसी टेबल को या फिर किसी वस्तु को अगर यहाँ पे हम रखें तो ये क्या है? मान लीजिए ये ठोस रूप में है, तो इस स्थान पर हम और भी दूसरा वस्तु नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये इतना स्थान घेर लिया है इस वस्तु ने। इसका मतलब ये है कि पदार्थ स्थान भी घेरती है, और जिसका द्रव्यमान होता है। और इससे एक और बात पता चलता है कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है, यानी कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी वस्तु होगा, तो उसका अपना कुछ भार भी जरूर होगा, कुछ वजन भी जरूर होगा। इससे पता चलता है कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती है और जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। ये भी बताए कि पदार्थ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। जैसे जो पदार्थ ठोस रूप में होते हैं और द्रव रूप में होते हैं, उन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो गैसीय अवस्था में होते हैं उन्हें हम शायद देख नहीं सकते, पर अपने त्वचा से महसूस ज़रूर कर सकते हैं। जैसे आप हवा को मान लीजिए, हवा को हम देख नहीं सकते हैं, पर महसूस ज़रूर कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कुर्सी, कागज़, लोहा, पानी, हवा इत्यादि। मतलब यहाँ पे हम अगर मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कुर्सी, कागज़, ये सब, लोहा, ये सब क्या है? ठोस रूप में है पदार्थ। पानी, दूध, ये सब क्या द्रव अवस्था में है, और हवा आपका क्या गैसीय अवस्था में। आपके बहुत सारे पदार्थ हैं जो ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। कहने का मतलब जो आसपास आप जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं सभी क्या हैं? पदार्थ हैं, क्योंकि सभी पदार्थ क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं, और उनमें अपना कुछ द्रव्यमान भी होता है, भार भी होता है। आगे देखते हैं। आगे है पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक स्वरूप। पदार्थ की भौतिक गुण क्या है? पदार्थ के दो भौतिक गुण यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ होता है तो वह कण से मिलकर बना होता है। बहुत छोटे छोटे कण मिलकर, जो हमें शायद दिखाई भी ना दे, वो एक दूसरे से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कल्पना नहीं कर सकते कि किसी वस्तु का निर्माण कितने कणों से मिलकर हो सकता है। दूसरा है आपका पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। मैंने अभी बताया कि हमें नंगी आँखों से शायद पता भी ना चले, हम देख नहीं सकते हैं कि कण कितने छोटे हो सकते हैं। हो सकता है इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप मदद करेगा देखने में। माइक्रोस्कोप से यदि देखा जाए तो कण
जो बहुत छोटे होते हैं उन्हें हम बड़े आकार में देख सकते हैं मैग्नीफाइड करके, क्योंकि जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो उसमें जो लेंस लगे होते हैं वो किसी पदार्थ का, किसी कण का 100 गुना 200 गुना आकार बनाता है। आगे देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के क्या क्या गुण होते हैं। अभी हम लोग जाने कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो अब पदार्थ के कण, जो जिस कण से मिलकर पदार्थ बना है, तो उस कणों का क्या गुण है। पहला है यहाँ पे है पदार्थ के कणों के मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं। अब कौन कौन है 3 गुण, आगे देखते हैं। पहला है आपका कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त यानी खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच हमें दिखाई नहीं पड़ता है, हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ पता लगा सकते हैं कुछ क्रियाकलाप से। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे है कि जब चाय कॉफ़ी या नींबू पानी बनाया जाता है, चाय बनाते हैं हम लोग, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी ये सब बनाते हैं, तो उस समय क्या होता है, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में प्रवेश यानी घुस जाते हैं, मिल जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे पॉइंट है कि कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो जब 2-3 पदार्थों से मिलाकर हम कोई घोल बनाते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे नींबू पानी हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, जैसे चाय बनाते हैं तो इसके लिए हमें चीनी, पानी, चाय पत्ती ये सब का ज़रूरत होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, जब हम लोग चाय बनाते हैं और चाय को पीते हैं तो हमें एक ही प्रकार का टेस्ट पता चलता है। इसका मतलब सभी पदार्थ जो हम चाय बनाने के लिए पदार्थ का प्रयोग किए हैं, वे सभी पदार्थों के कण एक दूसरे में क्या हो गए, समाहित हो गए, प्रवेश कर गए, मिल गए। कॉफ़ी उसी तरह, नींबू पानी बनाते हैं उसी तरह। तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में जो रिक्त स्थान होता है उसमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और इस तरह से जो हमें प्राप्त होता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कण निरंतर यानी हमेशा गतिशील होते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं, गति में होते हैं। आगे देखते हैं, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब कहने का मतलब गति करने के लिए ऊर्जा होती है, यानी गति कर सकते हैं। तापमान यानी गर्मी बढ़ने पर कणों की गति, सॉरी यहाँ पे गति छूट गया है, कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो क्या है कि तापमान पर निर्भर करता है। कण गति करते हैं, ये यानी कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर क्या होता है, कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, यानी कणों में गति तेज हो जाती है। और क्योंकि कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है, कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और अगर तापमान घट जाए तो उसमें क्या होगा, पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा धीमी हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि तापमान गर्मी यानी घटने पर क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है। तो तापमान बढ़ने पर क्या है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा गति करने लगते हैं। और धीमी होती तापमान घटने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे ठोस पदार्थ को हम ले लें, अगर ठोस पदार्थ, तो वो क्या होता है, एक जगह स्थिर होता है।
इसमें क्या है, इसमें तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण ये स्थिर होता है। एक काम करते हैं, अगर किसी ठोस पदार्थ, एक बर्फ ले लेते हैं जो स्थिर है, इसे क्या करेंगे, हम गर्म करना शुरू करें, और अगर हम ठोस पदार्थ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या होगा, ये आपका द्रव रूप में बदल जाएगा। ये क्या होगा, आपका द्रव रूप में बदल जाएगा, यानी जल में बदल जाएगा। पहले क्या था, मान लीजिए ये क्या था, बर्फ। जब इसे गर्म किए तो ये बदल गया किसमें, पानी में, यानी जल में। इसे क्या किया जाए, अगर और भी गर्म किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, गैस में बन जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा, यानी ये क्या है, गैस में बदल जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, यहाँ जलवाष्प में बदल जाएगा। किसमें, जलवाष्प में बदल जाएगा। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि ठोस पदार्थों के जो कण हैं वो एक दूसरे से बहुत चिपके होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। जब उन्हें गर्म करते हैं तो इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और कण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, थोड़ा ठोस पदार्थों की तुलना में थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। और यदि द्रव पदार्थ को और भी गर्म कर दिया जाए तो उनके कण और भी दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, और आकर्षण बल और भी कमज़ोर हो जाएगा, ठोस और द्रव के अपेक्षा और भी कमज़ोर हो जाता है, और ये क्या, गैस में बदल जाता है। आपका जलवाष्प, जैसे बर्फ ठोस रूप में होता है, इसे गर्म कर दिया जाए तो पानी में बदल जाएगा, और भी गर्म कर दिया जाए तो जलवाष्प में बदल जाएगा। इसी का उल्टा अगर हम कर दें तो जलवाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं तो क्या होगा, द्रव में बदल जाता है, उसे और भी ठंडा कर दिया जाए तो ठोस में बदल जाता है। क्योंकि जब हम ठंडा करते हैं तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर पदार्थ को हम गर्म करना शुरू करें तो तापमान बढ़ने पर क्या होगा, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा और भी बढ़ते जाएगा, और वे क्या होते हैं, स्वतंत्र होकर एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे और इधर उधर बहने लगेंगे, इधर उधर गति करने लगेंगे। इसीलिए यहाँ पे है पॉइंट कि पदार्थ के कणों को, अगर पदार्थ के कण तापमान बढ़ने पर उनमें गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, और तापमान घटने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा धीमी हो जाती है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा तीसरा पॉइंट। तीसरा पदार्थ के कणों का तीसरा गुण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि ठोस पदार्थ तभी तो ठोस पदार्थ बन सकता है, क्योंकि अगर पदार्थ एक दूसरे को जकड़े हुए नहीं रहेंगे, एक दूसरे को पकड़े हुए नहीं रहेंगे, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, एक दूसरे को अगर ये खींचेंगे नहीं तो क्या होगा, पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और जैसे जैसे पदार्थ के कण दूर होते हैं ठोस से द्रव में बदल जाते हैं, और भी दूर जाते हैं तो गैस में बदल जाते हैं। उसी का उल्टा मैंने अभी बताया था कि ये कण जितने नज़दीक आते जाएंगे एक दूसरे से उतने ठोस बनते जाएंगे। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, थोड़ा जब ये और नज़दीक हो जाते हैं तो द्रव में बदल जाते हैं, और अगर चिपक जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। तो यहाँ पे है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ जिस कण से मिलकर बना होता है उन कणों में एक बल कार्य करता है, उनमें एक बल लगता है। इसी आकर्षण बल के कारण पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं। यह आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है, क्योंकि अगर ये ठोस पदार्थ जो हैं
वो क्या हैं, इन्हीं आकर्षण बल के कारण मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो अलग अलग पदार्थों, कहने का मतलब ठोस पदार्थों में आकर्षण बल कणों के बीच में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे कम होता है आकर्षण बल। गैस में कण बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इधर उधर गति करते हैं। आपका आगे देखेंगे, आगे पॉइंट है मेरा, नोट है विसरण। विसरण किसे कहते हैं? तो एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः यानी स्वयं खुद अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। जब जैसे हम चाय बना रहे थे, मान लीजिए कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो क्या होता है उस स्थिति में एक पदार्थ के कण क्या होते हैं, दूसरे पदार्थ के कण के जो खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उसमें मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। तो यही क्रिया क्या है, विसरण है। यानी एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों में खुद अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। आगे है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मुख्य रूप से अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहला है आपका ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैसीय अवस्था। द्रव मतलब होता है यहाँ पे पिघला हुआ, गैसीय गैस के रूप में। आगे देखते हैं, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें, नोट में लिखे हैं कि अगर हम बात करें मानव के शरीर का, तो मानव के शरीर को भी हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं में अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अगर शरीर की हड्डियों और दांत के बारे में बात करें तो ये क्या कहला सकते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका रक्त और जल। रक्त और जल क्या है, आपका द्रव अवस्था में होते हैं, पिघला हुआ अवस्था में होते हैं। ये इनमें क्या होता है, बहाव होता है। तीसरा ले लें आपका, तो फेफड़े में हवा, जो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो होते रहता है, हम जो श्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, जो श्वसन की क्रिया होती है, उसमें क्या फेफड़े में हवा भर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था में मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें क्या कि मानव शरीर को भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं। ठोस अवस्था के रूप में अगर देखें तो हड्डियाँ और दांत हैं। द्रव अवस्था के रूप में अगर देखें तो आपका रक्त और जल है। और अगर गैसीय अवस्था के रूप में देखें तो फेफड़े में भरी हुई जो हवा है उसे हम मान सकते हैं गैसीय अवस्था। एक एक करके पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। पहला है आपका ठोस अवस्था। वैसे पदार्थ जिनका आकार आमाप मतलब सीमाएं, जो उसका घिरा हुआ क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये वस्तु है, तो इसका ये जो किनारा है चारों ओर, परिमाप सीमाएं, वही क्या है, आमाप कहलाता है। तो समझ गए, ये जो किनारा है चारों ओर, ये क्या है, आमाप कहलाता है, सीमाएं कहलाती है। ओके, तो क्या है, वैसे पदार्थ जिनका आकार आमाप सीमाएं जिसे कहते हैं, और आयतन निश्चित यानी स्थिर होता है, बदलता नहीं है। स्थिर कहने का मतलब बदलता नहीं है। तथा जिन्हें संपीड़ित मतलब होता है दबाना, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, बताए पहले, हाँ बिल्कुल सही, खाली स्थान होता है। अगर दबा दिया जाए तो वो खाली स्थान कम हो जाएगा और पदार्थ एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं, हम लोग संपीड़ित करना कहते हैं। यानी पदार्थ के कणों को हम क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं दबाकर। उन्हें ठोस पदार्थ कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ठोस पदार्थ जिनका आकार सीमाएं और आयतन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, यानी ये तीनों चीज़ क्या होते हैं, नहीं बदलते हैं। तथा जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। हम ठोस पदार्थों को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब एक पदार्थ बनता है ठोस पदार्थ, तो उनके कण क्या होते हैं,
एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं, इतना चिपके होते हैं कि इन्हें दबाकर और भी संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। इनके कणों को और भी नज़दीक हम लोग दबाकर नहीं कर सकते हैं। इसमें और भी देखिए क्या, इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार नहीं बदल सकता। कोई ठोस पदार्थ है, उसे हम अगर बल लगाएं इस पर दबाने का प्रयास करें तो हो सकता है कि ये पदार्थ क्षतिग्रस्त हो सकता है, टूट सकता है, इस पर बल अगर लगाकर हम इन्हें बदलना चाहें तो, क्योंकि ठोस पदार्थ के कण पहले से ही चिपके हुए होते हैं। इनकी सीमाएं निश्चित होती है। सीमाएं ठोस पदार्थ के कण, कोई ठोस पदार्थ ले लीजिए, मान लीजिए कोई टेबल है तो उसकी सीमाओं को हम दबाकर और भी पतला नहीं कर सकते हैं, ना ही खींचकर हम उसे चौड़ा कर सकते हैं। और आयतन निश्चित होता है। आयतन कहने का मतलब होता है, आयतन से समझिए कि कितना स्थान घेरता है। तो ठोस पदार्थ जहाँ भी अपना स्थान घेरता है वो निश्चित हो जाता है। उस स्थान पर हम, मतलब अगर इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो इतना जो भी स्थान इस वस्तु द्वारा घेरा गया है, इसी वस्तु को अगर हम दूसरी जगह रखें तो वहाँ भी ये 2/4 यानी इतनी जगह, इतना क्षेत्रफल घेरेगा। समझ के, इसकी अगर ऊंचाई भी होगा तो वो भी घेर सकता है। इसका मतलब ठोस पदार्थ के ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर वो क्या होते हैं, उतना ही जगह घेरते हैं हर जगह। आप उसे कहीं भी रखें, वो पदार्थ उतना ही जगह, इसमें आपका ये हो गया लंबाई, ये हो गया आपका चौड़ाई और ये हो गया आपका हाइट, ऊंचाई। तो जितनी जगह यहाँ पे घेरेगा, आप इसे दूसरे जगह पे रखेंगे तो वहाँ भी उतना ही जगह लेगा, ऊंचाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर और चौड़ाई के आधार पर। इसका मतलब हम इसे कम नहीं कर सकते हैं। इनका जो आयाम होता है, आमाप होता है, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, हम इसे कम नहीं कर सकते हैं। जितना आयतन यहाँ पे होगा, हम इसे दूसरे जगह पे अगर रखें तो इसका वहाँ भी आयतन उतना ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा नोट 1, ठोस पदार्थों से जुड़ी हुई कुछ नोट देख लेते हैं कि ठोस पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होने के कारण ये दृढ़ एवं मजबूत होते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि ठोस पदार्थ मजबूत क्यों होते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जब ये 2 कण हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बल से, बहुत ताकत से एक दूसरे को खींचते हैं अपनी ओर, जिसके कारण कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। और इसी कारण है कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। आगे नोट है, नोट नंबर 2 कि ठोस पदार्थों की कणों की गतिज ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है। जी हाँ, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनका जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे में चिपके होते हैं, जिसके कारण उनमें बहाव नहीं होता है, वो ज़्यादा गति नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा बहाव नहीं होता है उनमें। ओके, आगे समझते हैं। नोट नंबर 3 है, ठोस पदार्थों में विसरण की क्रिया कम होती है। ठोस पदार्थ के जब जो कण होते हैं, मान लीजिए हम कुछ रेत और मिट्टी को अगर मिलाएं तो उनके कण आपस में क्या होते हैं, ठोस होते हैं, जिसके कारण विसरण की क्रिया, यानी रेत के जो कण हैं मिट्टी के कण में ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि
जो विसरण की क्रिया है ठोस पदार्थों में वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एक पॉइंट है, क्या रबड़ एक ठोस पदार्थ है? तो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि रबड़, क्योंकि रबड़ को हम उसकी आकृति को बदल सकते हैं उस पर बल लगाकर, लेकिन यहाँ पे आगे देखते हैं कि रबड़ एक क्या है, ठोस पदार्थ है, क्योंकि बाह्य बल अन्य उस पर रबड़ पर हम क्या करते हैं, बल लगाकर क्या कर सकते हैं, इसका आकार बदला जा सकता है, हम लोग बदल सकते हैं। परंतु बल लगाने पर यह, परंतु बल हटाने पर यह अपने प्रारंभिक आकार में जो उसका आकृति था क्या होगा, उसी में वो आ जाता है पुनः। जैसे मान लीजिए ये है आपका रबड़, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से अगर खींच दें तो क्या होगा, इसकी आकृति थोड़ा लंबा हो जाएगा ये रबड़। लेकिन क्या होगा, जैसे ही हम बल लगाना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ये पुनः क्या है, उसी आकृति में आ जाता है। तो और अत्यधिक बल लगाया जाए तो यह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि रबड़ भी अपना आकृति बनाए रखता है, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब रबड़ भी क्या है, एक ठोस पदार्थ है। आगे है पदार्थ की दूसरी अवस्था, द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेट कह सकते हैं हम इसे, लिक्विड रूप में होता है द्रव अवस्था। वैसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है। आयतन, अगर हम एक गिलास पानी, मान लीजिए इसमें अगर 500 ml जल है तो क्या करेंगे, 500 ml जल भरने के लिए हमें इतना ही आकार का, ये जो ग्लास है इसमें जितना पानी भरा हुआ है इतना ही आकार का हमें क्या करना होगा, दूसरे अगर बर्तन में भरना है तो इतना ही आकार का एक अलग से बर्तन लेना होगा। यदि हम 500 ml जल को हम अगर 200 ml आयतन वाले बर्तन में अगर रखना चाहें तो क्या होगा, ये सभी जल 500 ml जल इस 200 ml धारिता वाले बर्तन में हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जल का आयतन निश्चित होता है। हम जल के आयतन को बदल नहीं सकते हैं, मतलब द्रव के आयतन को हम बदल नहीं सकते हैं। जितना बर्तन में ये जल भरा हुआ है उतना ही आकार का हमें बर्तन दूसरा भी लेना होगा उतना जल रखने के लिए। यानी इस जल की मात्रा को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है, मतलब अस्थिर होता है, यानी बदलते रहता है तथा इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, उन्हें द्रव कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन को हम नहीं बदल सकते हैं, परंतु आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि द्रव को यानी जल को हम जिस भी बर्तन में रखेंगे, मान लीजिए ये कटोरा है, इसमें हम रखेंगे तो जल का आकार कटोरा जैसा हो जाएगा। अगर हम ग्लास में रखना चाहेंगे तो ग्लास के जैसा आकृति बन जाएगा। अगर हम लोटा में रखना चाहेंगे तो लोटे जैसा हो जाएगा, घड़ा में रखना चाहे घड़ी जैसा हो जाएगा, जग में रखना चाहे जग जैसा हो जाएगा। तो जिस भी बर्तन में हम रखेंगे उसका आकार वैसा ही हो जाएगा। इसका मतलब द्रव अवस्था में जो होते हैं पदार्थ, उनका आकृति बदल सकता, आकार बदल सकता है और इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। इनके कणों को हम दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी बर्तन में रखे हुए जल को हम दबाने का प्रयास करेंगे तो वो जल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मान लीजिए इस बर्तन में रखे हुए जल को हम क्या करेंगे, मान लीजिए इन्हें दबाकर हम और
दबाकर और भी जल इसमें भरना चाहेंगे तो क्या होंगे, ये जल हैं सो बाहर निकल जाएंगे। ओके, यहाँ पे है जैसे हम जल है, दूध है, ये सब क्या है, द्रव अवस्था में होते हैं। द्रव से जुड़ी हुई और भी जानकारी देखते हैं द्रव पदार्थ से। यहाँ पे दिया हुआ है कि द्रव पदार्थों को जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार वैसा ही हो जाता है, वही आकार ले लेता है वह द्रव पदार्थ, उस बर्तन का ही आकार में आ जाता है। अर्थात द्रव पदार्थों का आकार बदलता रहता है। द्रव पदार्थ तरल होते हैं तथा इनमें बहाव होता है। क्या बोले कि द्रव पदार्थ क्या होते हैं, तरल होते हैं और इनमें क्या होता है, बहाव होता है। तरल होने के कारण यानी पिघला हुआ होने के कारण द्रव अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो क्या कर सकते हैं, बह सकते हैं, बहाव होता है उनमें वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह के चले जाएंगे। आगे यहाँ पे द्रव पदार्थ से जुड़ी हुई नोट नंबर 1 देखेंगे कि द्रव पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस पदार्थों से कम जबकि गैसीय पदार्थों से अधिक होता है। तो द्रव पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, मैंने जो बताया कि ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं, पदार्थ के कणों में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो मान लीजिए कि ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, तो द्रव पदार्थ के कण क्या होते हैं, थोड़ा अलग अलग होते हैं, उनमें थोड़ा दूरी होता है। वहीं अगर गैसीय पदार्थों के कणों के बारे में बात करें तो उनमें दूरी और भी अधिक होती है, एक कणों के बीच में दूरी अधिक होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्रव पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, जिस तरह से कण एक दूसरे से चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं, वो क्या है, ठोस पदार्थ के कणों से क्या कम होता है। यानी ठोस पदार्थ के कण ज़्यादा बल से जुड़े होते हैं और गैसीय पदार्थों की अगर बात करें तो गैसीय पदार्थों के जो कण होते हैं वो द्रव पदार्थों के कणों से थोड़ा दूर दूर होते हैं। यानी गैसीय पदार्थों के जो कण होते हैं उनमें आकर्षण बल क्या होता है, द्रव पदार्थ से कम होता है। नेक्स्ट है आपका नोट नंबर 2 कि द्रव पदार्थों के कणों का गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ से अधिक जबकि गैसीय पदार्थ से कम होता है। द्रव पदार्थों के जो कण हैं उनमें गतिज ऊर्जा क्या होता है, ठोस पदार्थ से अधिक होता है। ठोस पदार्थ के कण में ज़्यादा बहाव नहीं होता है, एक स्थान से ज़्यादा दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, बह नहीं सकते हैं, उनमें ज़्यादा गतिज ऊर्जा नहीं होता है क्योंकि ठोस पदार्थ ठंडा होने से बनता है। तो पहले भी बता चुके हैं कि पदार्थ के कण जितना गर्म होंगे उतना दूर जाएंगे। तो द्रव पदार्थों के जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा अधिक होता है, किससे, ठोस पदार्थ के कण से, जिसके कारण क्या होता है, उनमें बहाव होता है। लेकिन गैसीय पदार्थों के कणों से कम बहाव होता है क्योंकि गैसीय पदार्थों के कण में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नोट नंबर 3 है कि द्रव पदार्थ में विसरण की क्रिया ठोस पदार्थ से अधिक जबकि गैसीय पदार्थ से कम होती है। विसरण मिलना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अपने आप मिलना, स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण, पहले बता चुके हैं। तो ठोस पदार्थ के कणों में क्या होते हैं, विसरण की क्रिया कम होती है जबकि द्रव पदार्थ में विसरण की क्रिया ठोस पदार्थ से अधिक जबकि गैसीय पदार्थ से कम होता है। जैसे अगर हम जल और दूध का बात करें तो जल दूध में पूरी तरह क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अगर हम देखने का प्रयास करें, देख कर पता लगाने का प्रयास करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। जल और दूध के कण एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाते हैं। ओके, अंत में 3 नंबर है आपका गैसीय अवस्था। तो वैसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी अस्थिर होता है, एक जैसा नहीं होता है, यानी बदलता रहता है। तो गैसीय पदार्थ के जो
गैसीय अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनका जो आयतन होता है और आकार होता है दोनों बदलता है, तथा जिन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। इन पदार्थों को हम संपीड़ित कर सकते हैं, इनके कणों को दबाकर हम नज़दीक ला सकते हैं, क्योंकि इनके बीच कणों का आकर्षण बल सबसे कम होता है, यानी रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इन्हें दबा सकते हैं। जैसे ये, तो इन दोनों को क्या किया जाए, अगर दबाया जाए दोनों को तो क्या होंगे, एक दूसरे से चिपक सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, संपीड़ित करना। यानी गैसीय अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनके कणों को हम सबसे ज़्यादा यानी अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, उन्हें दबाकर, उनके कणों को दबाकर पास ला सकते हैं, नज़दीक ला सकते हैं। तो आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे हम देखें कि गैस हवा को जिस भी बर्तन में रख दें उसका आकार ले लेता है, और एक बात कि उस बर्तन को पूरी तरह से भर देता है। मान लीजिए इस बर्तन में गैस भरा हुआ है, इस बर्तन में क्या है, गैस भरा हुआ है। तो अगर हम 5 लीटर, मान लीजिए 5 लीटर गैस जिसमें भर सकते हैं, 5 kg गैस हम जिसमें भर सकते हैं, धारिता वाला बर्तन है, तो उसमें अगर हम 1 kg भी गैस भरें तो भी उस बर्तन को पूरी तरह से भर देता है गैस। अगर हम 2 kg भी भरें तो भी इस बर्तन को पूरी तरह से गैस से भर सकता है। यानी 5 kg तक हम कितनों ही गैस भरें इस बर्तन में, तो वो क्या होगा, वो गैस पूरी तरह से फैल जाता है बर्तन में। क्या होता है, बर्तन में पूरी तरह से फैल जाता है और उस बर्तन को भर देता है। मतलब फैलने की क्रिया, गैसीय अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनके कण फैलते बहुत अधिक हैं इधर उधर। जैसे हवा अगर कमरे में आती है तो क्या होता है कि पूरी तरह से फैल जाते हैं, पूरे कमरे को भर देते हैं। और क्या करते हैं, गैस के पदार्थों के बीच जो आकर्षण बल कम होता है, यानी गैस के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल, जिसके कारण वे बर्तन के दीवारों पर क्या करते रहते हैं, धक्का लगाते हैं हमेशा। जिनका गतिज ऊर्जा अधिक होता है वो क्या करते हैं, गैस हमेशा ऊपर की ओर जाने का, ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बर्तन के दीवारों पर हमेशा धक्का देते रहते हैं। और इसका आकार बिल्कुल जिस भी बर्तन में रखा जाए गैस को, उसी जैसा आकृति ले लेते हैं गैस। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैसीय अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनका, और इन्हें संपीड़ित भी किया जा सकता है अधिक, सबसे ज़्यादा। ठोस और द्रव में संपीड़न की क्रिया बहुत कम होती है, लेकिन गैस में सबसे अधिक किया जा सकता है। जब भी सिलेंडर में गैस भरवाने जाते होंगे आप लोग, तो देखे होंगे कि गैस को दबा दबा कर भरा जाता है। गैस का उदाहरण जैसे कर सकते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। आपका हवा में आपका क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारे हीलियम, बहुत सारे गैस क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं हवा में। आपका ऑक्सीजन 21% हवा में होता है, ऑक्सीजन कितना 21%। उसके बाद नाइट्रोजन सबसे अधिक कितना 78%। इसी तरह और भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उपस्थित होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से बहुत सारे गैस क्या होते हैं, हवा में मिले हुए होते हैं। नोट है 1, गैस का कोई निश्चित आकार एवं आयतन नहीं होता है, जिसके कारण गैस को जिस भी बर्तन में रखा जाए उसका आकार ले लेता है। जिस भी बर्तन में रखते हैं गैस को उसी का आकार ले लेता है, उस बर्तन को भर भी देता है। अभी बताया कि जिस बर्तन में छोटा, जितना धारिता का बर्तन है उससे अगर कम भी गैस भरा जाए तो क्या होता है, बर्तन को पूरी तरह से भर देता है। नोट नंबर 2 में है, गैस के कण पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, यानी बिल्कुल
खुले होते हैं, इधर उधर गति कर सकते हैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए गैस में बहाव भी होता है, गैस बहते हैं। जैसे आप हवा को महसूस कर सकते हैं, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर चली जाती है। नोट नंबर 3 है, गैसीय पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है, जिसके कारण गैस के कण बर्तन के दीवारों पर दबाव डालते हैं। अभी कुछ देर पहले बताया कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा जितना अधिक होगा वो उतना ही ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, उतना ही इधर उधर जाने का प्रयास करते हैं। तो गैस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होता है वो सबसे अधिक होता है, जिसके कारण बर्तन के दीवारों पर, जिस बर्तन में रखा जाता है उन्हें, गैस को उनके दीवारों पर हमेशा क्या करते हैं, दबाव डालते रहते हैं, ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। नोट नंबर 4 देखते हैं, गैसीय पदार्थों में विसरण की क्रिया सबसे अधिक यानी ठोस द्रव से अधिक होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं आपका हवा में, वायु में कितने सारे गैसें एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो विसरण की क्रिया है वो गैस में होते हैं, उससे कम थोड़ा द्रव में और सबसे कम आपका ठोस में। तो आज का क्लास इतना ही। इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो भी और भी हैं, जो भी पढ़ना है आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसे आप पार्ट 1 मान सकते हैं। आगे के वीडियो में पूरी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे अलग अलग वीडियो में। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं, क्लास 8, 9, 10 से जुड़ी हुई जो भी वीडियो हैं, सभी सब्जेक्ट से वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे। धीरे धीरे हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। और तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।